शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी की जो है वो आज हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी। हमारा कोर टारगेट है कि हम जो है वो पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, बट लेकिन यहाँ पर हम पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस पर भी जो है वो फोकस करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है गवर्नेंस, स्पेशली फॉर द मेंस। तो यानी कि अब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे, हम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ने का जो अब हमारी जो अप्रोच रहने वाली है वो रहेगी कि हम उसको प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, यानी कि गवर्नेंस को साथ में इंक्लूड करेंगे। तो क्लास फर्स्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्रेम्बल को, हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। यानी कि एक जो है वो बेसिक जितना भी रहता है ना पॉलिटी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, वो हम कवर करेंगे। तो जो तीन हेड हैं, मतलब जिनके बिहाफ पे अगर हम बात करें कि हम पूरा पॉलिटी को कवर करेंगे, ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। ये हमारी कोर स्ट्रेटजी रहेगी, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो दैट इज़ की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को हम पढ़ेंगे, फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, वेरियस आर्टिकल्स को हम एनालाइज करेंगे, लर्न करेंगे उसको साथ में, प्लस साथ में यहाँ पर टेस्ट भी अगेन हम पॉलिटी के प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब जैसे कि हम बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, या गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, पंचायती राज सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल क्या है, सेंटर लेवल पर अगर हम बात करें तो किस तरह से जो है वो सरकार काम करती है, क्या फंक्शंस रहते हैं, ये सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। प्लस लिंक करेंगे करंट टॉपिक के साथ, जैसे कि अगर हम बात करें ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, या फिर और आते हैं अगर हम बात करें डिजिटल गवर्नेंस जो कि ई गवर्नेंस का पार्ट भी है, ये सभी हम कवर करेंगे, हमारा कोर टारगेट रहेगा। तो ये तीन मेजर हेड है जिसके अंडर हम पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी की क्लासेस हमारी अभी अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और करंट टॉपिक्स, इन सभी को मिलाकर हम जो है वो 30 क्लासेस में जो है वो पूरा इसको कवर करेंगे। तो यानी कि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी चलने वाला है, बट लेकिन यहाँ पर साथ में मेंस के क्वेश्चंस भी होंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी होंगे, ताकि जो हमने पढ़ा हम उसको रिवाइज कर सके। और हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितना भी हम यहाँ से जो है वो कंटेंट गेन कर सकते हैं, अगर हम 30 क्लासेस में इसको कवर करेंगे तो उसमें हमारा एक टारगेट साथ में ये भी रहेगा कि जो करंट के टॉपिक है ना वो भी हम यहाँ पर कवर कर देंगे। और जो हमारा GS2 है, स्पेशली हम बात करते हैं ना जब मेंस को लेकर, चाहे वो HS है चाहे वो UPSC है, तो उसमें जो GS2 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और करंट के जो टॉपिक्स हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि IR को भी इंक्लूड करें, क्योंकि गवर्नेंस में ये भी कवर हो जाते हैं, तो इनको भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कवर करें जो भी करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं उनको। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि संविधान होता क्या है। क्या समझते हैं आप संविधान से, और कोशिश करना कोई भी क्लास लेफ्ट ना करे। ये आप लोगों को पता है कि क्यों मैंने ऐसा कहा, तो अपनी तरफ से कोशिश रखना कि एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 10 बजे तक तो रहे। तो मुझे सबसे पहले तो बताओ कि संविधान होता क्या है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ जल्दी जल्दी। It is basically a rule book बेसिक मतलब कि एक रूल बुक है, ठीक है। कोई और। by which how will government run and how the things will be matlab managed and what are the rules for the other things नेहा मैम आप बताओ क्या होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा तो प्रेम्बल पढ़ने के लिए था, लेकिन शुरुआत तो संविधान से ही होगी ना।
कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे लॉज एंड लेजिस्लेशन कोडेड होते हैं एक जगह, और जो बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे भी और लोगों पे। लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ बाइंडिंग इन नेचर। तो मतलब क्या है कि देखो हमें दो कीवर्ड्स मिल गए। पहला मिल गया दैट इज़ रूल बुक, सेकंड मिल गया हमें लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ बाइंडिंग इन नेचर। तो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल ही हो गया कि कुछ एक सेट ऑफ रूल्स है या एक रूल बुक है जो कि लीगली है, लीगली बाइंडिंग है, एंड गवर्नमेंट को जो है वो हमेशा जो है वो लाइक अगर हम बात करें संविधान को फॉलो करके चलना पड़ता है और संविधान के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। तो सिंपल रूल बुक, ठीक है, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कैरी करती है, इंक्लूड करती है। तो इस तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको जो है वो इमेजेस देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन की जो हमारे बी आर अम्बेडकर, जिनको जो है वो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये जो है वो कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबमिट कर रहे हैं, जो यहाँ पर पर्सनालिटी है इनको, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है वो ये कॉपी जो है वो दी गई। तो यहाँ से दो पॉइंट्स हमें क्लियर हो रहे हैं। पहला ये कॉपी जो आपको ध्यान रखना, इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उन्होंने अपॉइंट करी थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी, और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे दैट इज बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर जो है अगर हम बात करें उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सिंपल सा जो है वो ध्यान रखना। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। तो अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपको ये 7 मेंबर्स के नाम याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं पूछे जाते, बट लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। तो संविधान रूल बुक है एक तरह से, जिसके थ्रू अगर हम बात करें गवर्नमेंट रन मतलब सरकार चलती है, चलाती है सरकार, पॉलिसीज फ्रेम करती है, मैनेजमेंट करती है, और ये जो है वो लीगली बाइंडिंग होता है। तो यानी कि लोगों को सरकार को फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ पर सरकार भी संविधान को इग्नोर नहीं कर सकती, और जो हम लोग हैं आम लोग, वो भी जो है वो संविधान को इग्नोर नहीं कर सकते। और संविधान का होना मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर संविधान का होना मतलब सिंपल हो गया कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जैसे संविधान में मेंशन्ड है कि संविधान जो है वो पावर ड्राइव करता है लोगों से, यानी कि लोगों से संविधान और लोगों के लिए संविधान। इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल है, तो वैसे ही यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना, दैट इज पीपल, सोर्स ऑफ पावर दैट इज पीपल। तो इस तरह से लिंक करना है इसको, ध्यान रखना। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेट्स डेमोक्रेसी, ठीक है, सिंपल कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को रेगुलेट भी करता है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद संविधान के टाइप्स, कि संविधान कितने तरह का होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स है उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो है वो मेजर जो है वो टाइप्स आते हैं। पहला अगर हम बात करें दैट इज रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान जो है वो या तो लिखित होगा या फिर अनरिटन होगा। देन उसका फेडरल और यूनिटरी, सेकेंड टाइप हो सकता है कि या तो फेडरल होगा या तो यूनिटरी होगा। थर्ड वन दैट इज फ्लेक्सिबल और रिजिड। अब मुझे इनके एग्जाम्पल्स बताओ कि कौन सा जो है वो अनरिटन है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन, फेडरल कौन सा है, यूनिटरी कौन सा है, फ्लेक्सिबल कौन सा है, रिजिड कौन सा है। एक एक एग्जाम्पल इन सभी के बताओ। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, रिटन अनरिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अनरिटन, अनरिटन सर ब्रिटिश। ठीक है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और फेडरल, फेडरल सर यूएसए। कनाडा, कनाडा। ठीक है, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। और यूनिटरी सर, यूनिटरी में सर इंडिया भी आ ही सकता है वैसे। इंडिया में तो दोनों ही आ रहे हैं, वैसे हम यूके कह सकते हैं यूनिटरी में, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम सब कुछ पार्लियामेंट ही है। तो ये हो गया एक। और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो में है ब्रिटेन। हाँ, यूके का जो संविधान हो गया दैट इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो संविधान को अमेंड किया जा सकता है। और रिजिड, रिजिड यूएसए का। यूएसए, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है तभी जो है वो संविधान को अमेंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब इस तरह से ध्यान रखना। अब आप लोगों को हम इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं इसको। जैसे रिटन और अनरिटन को देखते हैं, फेडरल, यूनिटरी और फ्लेक्सिबल और रिजिड। जो ये है ना फेडरल, यूनिटरी, फ्लेक्सिबल, रिजिड, ये जब हम सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे हमारे संविधान के तो वहाँ पर कवर हो जाएंगे। फेडरल का मतलब हो गया सिंपल, जैसे कि अगर हम बात करें पावर डिवीज़न,
जब हम बात करते हैं पावर डिवीज़न की तो दैट इज़ फेडरल फीचर। जब हम बात करते हैं यूनिटरी की तो यूनिटरी का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब मुझे ना इन दोनों के एग्जाम्पल बताओ कि कब हम ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान जो है वो फेडरल है और कब हम ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान जो है वो यूनिटरी है। इनके एक एक एग्जाम्पल बताओ। फेडरल में स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एग्जाम्पल ठीक है, पावर डिवीज़न तो हमने डिस्कस बात कर ली कि फेडरल का मतलब होगा पावर डिवीज़न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बट लेकिन इसका एक एग्जाम्पल बताओ मुझे कि कब हमें पता चलता है कि हमारा संविधान जो है वो फेडरल है। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल का बताना है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल, एक एग्जाम्पल कैसे पता चलता है कि हमारा संविधान फेडरल इन नेचर है। पावर डिवीजन हो गया ना सेंटर स्टेट के बीच में। ओके, कोई और एग्जाम्पल। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी पता चलता है। और दूसरा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सर फेडरल का कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? फेडरल्स का तो सर मतलब ही है कि डिवीजन ऑफ पावर, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब रिटन फेडरल का कॉन्स्टिट्यूशन सर। तभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तभी तो पावर डिवीजन क्लियरली मेंशन्ड है ना। सर मतलब बेसिकली आप तो ये पूछ रहे हैं ना कि फेडरल स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखता है मतलब। हाँ, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी में दिख रहा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो दिख रहा है, क्योंकि संविधान में तो सब कुछ मेंशन्ड है पावर डिवीजन किस तरह से हो रखी है। आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से मत सोचो ना कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की संविधान को। आप ये देखो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इसलिए है क्योंकि वहां पे क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है। यूएस का संविधान भी तो लिखित है, वहां पे भी तो फेडरलिज्म है। क्लियर? यस सर। यूनिटरी का एग्जाम्पल बताओ। स्ट्रॉन्ग सेंटर में तो चलो हमें पता है कि फीचर है, इसका एग्जाम्पल। इमरजेंसी सर। इमरजेंसी प्रोविजंस और ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज और सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंडिया में हम कह सकते हैं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल नेशनल फ्लैग। ये तो नॉर्मल है, ये इसको हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, बट लेकिन ये सिंबल्स हैं, इनको बाहर निकाल मतलब एक्सक्लूड करते हैं इसमें। कोई एक और। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो ये इससे हमें क्लियर होता है कि हमारा संविधान जो है वो यूनिटरी है और फेडरल। ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको ब्रीफली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे ना तो फेडरलिज्म, यूनिटरी फीचर्स तो वो वहाँ पर कवर हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसको एक तरह से एक टर्म्स की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। देन उसके बाद देखो हम बात करते हैं रिटर्न और अनरिटर्न की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर डिटेल में कवर कर देंगे क्योंकि आगे दोबारा पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो नए टर्म्स पढ़ेंगे, ये यहीं पर रह जाएगा। तो सबसे पहले देखो रिटर्न और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस होता क्या है। तो डेफिनेशन पर अगर हम बात करें तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहां पर जितने भी रूल्स होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी मेंशन्ड है, वो पूरे प्रॉपर कॉडिफाइड होते हैं और एक बुक के अंदर फॉर्मली रिटर्न होते हैं। मतलब कोई एक बुक होगी, उसके अंदर ही सारे रूल्स और रेगुलेशन मेंशन्ड है। अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो इसी बुक में अमेंडमेंट होगी, अलग से नहीं। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसा नहीं है, संविधान वहां पर भी लिखा जाता है, बट लेकिन वहां पर हर रूल के लिए, हर लॉ के लिए अपनी एक अलग बुक होती है। अब जैसे मान लो कोई एक बेसिक जो है वो लॉ बना दिया यूके में, फिर उसके बाद उसमें अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट नई बुक बन गई। ऐसा सिस्टम वहां पे चलता है। यानी कि कोई भी जो आपके लॉज है वहां पर वो कॉडिफाइड नहीं होते, पहला पॉइंट। और दूसरा, वो एक बुक के अंदर तो होते नहीं। ओरिजिन अगर हम बात करें तो हमारा संविधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व होता रहता है हिस्टोरिकली। जैसे अगर हम बात करें कि यूके में आज भी जो है वो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, तो अगर रूल्स बनते हैं तो वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, नए रूल्स बन जाते हैं, इस तरह से। देन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिकली जो है वो अरेंज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्पेशली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता है।
क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं। जैसे अभी जो गवर्नमेंट आई उन्होंने अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, नेक्स्ट ने अपना बना दिया, इस तरह से सिस्टम चलता है। फ्लैक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लैक्सिबल भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है, बट लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लैक्सिबल होता है और वहाँ पर चेंजेस इजीली जो है वो देखे जाते हैं। और इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर हम लिंक कर सकते हैं कि जो हमारे जो रिजिड फीचर्स है उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो स्पेशल जो है वो मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन जो फ्लैक्सिबल फीचर्स है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी जो है वो पास हो जाते हैं। अब मुझे इनके एग्जाम्पल बताओ, रिजिड का और फ्लैक्सिबल का। जब हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और जब हम सिंपल मेजॉरिटी से भी जो है वो संविधान को अमेंड कर सकते हैं। impeachment of the president, sir, rigid. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, और सर रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, जजेस का रिमूवल हो गया, और सर सब बताओ भाई, सारे के सारे। हाँ जी, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना हो, मतलब हमारे संविधान में ही कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी हमें जो है वो लाइक फंडामेंटल राइट, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और सिंपल के लिए ऑर्डिनेंस सर। ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव हो जाती है, ओके। और सर रिमूवल ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को रिवोक करना है, हाँ जी, रिवोक ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। और हाँ ठीक है, आई सर ट्रेस। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में सिंपल वो अलग कंसेप्ट हो गया, उसको हम यहाँ पर लिंक नहीं कर सकते, वो अलग हो गया। लेकिन अगर हाँ हमें अगर स्टेट्स के नेम चेंज करनी है तो उसके लिए भी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी फॉलो की जाती है। अगर कोई नई स्टेट को बनाना है, एडमिट करना है और एस्टेब्लिश करना है तो उस केस में भी सिंपल मेजॉरिटी को फॉलो किया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट लेकिन प्रेसिडेंट रूल हटाने के लिए, रिवोक करने के लिए वो प्रेसिडेंट अपने आप कर देते हैं। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो इंडिया, यूएसए, फ्रांस, जापान, यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके, न्यूजीलैंड और इसराइल, यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें, इसराइल में तो पार्शली हम कहते हैं, यहाँ पर अनरिटन है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो क्लैरिटी और सर्टेनिटी, मतलब एक तरह से कि जो हमारा संविधान है बिल्कुल क्लियर प्रोविजन मेंशन्ड है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी थोड़ी नहीं रहती, यहाँ पे एम्बिग्यूटी हमेशा रहती है रूल्स और रेगुलेशन को लेकर। देन उसका रोल ऑफ जुडिशरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ जुडिशरी अगर हम बात करें स्पेशली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से हम देखते हैं कि यूएस में क्या रहता है, यूएस में एग्जांपल रहता है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है क्योंकि उसके पास पूरी अथॉरिटी है, वो ध्यान रखता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन में सबको पावर दे रखी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों के पास अलग अलग पावर्स है और तीनों के पास चेक एंड बैलेंसेस का जो है वो कंसेप्ट रहता है कि एक दूसरे की पावर को चेक करते रहना। बट लेकिन अगर हम बात करें अनरिटन में, तो अनरिटन में ऐसा नहीं होता। अनरिटन में अगर हम बात करें तो जुडिशरी से ज़्यादा जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर होती है। जैसे यूके में अगर हम बात करें तो यूके में जो कंसेप्ट अप्लाई होता है दैट इज कि पार्लियामेंट वहां पर सुप्रीम है। यहां तक समझ आ गया? बेसिक फीचर्स है ये, कोई डाउट इनको लेकर? देन उसके बाद हम लिंक करते हैं 8 प्रिंसिपल्स, जो कि अगर हम बात करें लुइस हैनकिन ने दिए थे। ये 8 प्रिंसिपल्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करते हैं। अब यहां पर ना एक टर्म है जिसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमने कहा कि सेट ऑफ रूल्स जो कि सरकार को फॉलो करने हैं, सरकार फॉलो कर रही है, ठीक है, और ये कह सकते हैं कि सरकार जो वो चल रही है इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके, या इनको जो बेसिक प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हम संविधान को कह सकते हैं। बट लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? और ये टर्म मेंस की है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पे सर गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रही है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जा रहा है। दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। सर जिसमें राइट्स के भी प्रोविजन दिए होते हैं, किसके राइट्स के प्रोविजन? मतलब फंडामेंटल राइट्स जो भी है। फंडामेंटल राइट के प्रोविजन तो यूके में भी है। बेसिकली अगर हम बात करें लाइक बेसिक बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसको देखो कैसे लिंक करना है, इसको कैसे याद करना है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब हो गया जब हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ संविधान नहीं है, सरकार उस संविधान को फॉलो भी कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो संविधान सरकार ने बनाया, जो मतलब जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सिर्फ उसको बनाया नहीं है बस उसको फॉलो भी किया जा रहा है, गवर्नमेंट उसको प्रॉपर फॉलो कर रही है, तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और अगर गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली फॉलो कर रही है तो वो कहीं ना कहीं फिर लिमिटेड गवर्नमेंट भी रहती है कि संविधान बाउंड भी करता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे फंडामेंटल राइट, तो हमारे फंडामेंटल राइट सरकार को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से तो जो ये कंसेप्ट रहता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो सिंपली ऐसे रहता है कि जब सरकार के पास सिर्फ संविधान नहीं है, सरकार संविधान होने के साथ साथ सरकार उस संविधान को बहुत रेगुलर वे में अच्छे से फॉलो कर रही है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो अकेले संविधान होना इनफ नहीं होता, एक डेमोक्रेटिक एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाना, संविधान को फॉलो करना भी जरूरी है। तो ये कंसेप्ट है, और ये लुइस हैनकिन जिसने जो है वो 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर। तो पहला जो प्रिंसिपल आता है दैट इज रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनके थ्रू जो है वो देश को गवर्न किया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया वो उसको चेक कर सकेंगे कि ये वॉलेट तो नहीं कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर लिंक हो जाता है। फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर डिवीजन। अब मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूँ और बहुत ही हम इसको कोशिश करेंगे कि एक नए वे में डिस्कस करेंगे। तो अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है यहाँ पर, ऐसा क्यों कहा? ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट हो। कैसे होगा? चेक और बैलेंसेस के साथ, कि जब चेक एंड बैलेंसेस प्रमोट होंगे तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी प्रमोट होगा। देन उसके बाद सिविलियन ओवरसाइट ऑफ द मिलिट्री, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें कि सिविलियन वेलफेयर को यहाँ पर ज़्यादा देखा जाएगा। और ओवरसाइट एक तरह से सिंपल कि जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, देखो मिलिट्री रूल वगैरह के कंसेप्ट चलते थे, तो अब ऐसा बहुत कम देखा जाता है स्पेशली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। बट लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि मिलिट्री रूल एकदम से एक्सचेंज हो जाता है, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिप्लेस कर देगी मिलिट्री, जैसा आपने म्यांमार में भी देखा था। फिर उसका पॉपुलर सॉवरनिटी। सॉवरनिटी मतलब देश आज़ाद है जैसे हम बात करते हैं, और हमारी जो पॉलिसीज़ है, फ्रेमवर्क है, उसमें कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि अभी आप देखोगे तो कंट्रीज़ जो है वो डायरेक्टली प्रेशर बना के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती रहती है। जैसे यूएस जो है वो हमारे ऊपर जो है वो डायरेक्ट सैंक्शंस प्रेशर बना रहा है, ताकि जो रशिया से जो हम क्रूड ऑयल जो परचेज कर रहे हैं हम उसको बंद करें, हम उसको कम करें। तो ये क्या हो रहा है कि इससे अभी इट डिपेंड ऑन अस ना, कि हम अपने कैसे जो है वो अपने जो टारगेट रखते हैं, कैसे जो पॉलिसीज बनाते हैं। बट लेकिन यूएस इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो अभी के टाइम पे ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। बट लेकिन इससे हमारी सॉवरेनिटी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि स्टिल हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। और ये जो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, देन वो आगे जाकर गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसे कि एमपी एमएलए।
अब ध्यान रखना, एमपी एमएलए हम इलेक्ट करते हैं, और एमपी स्पेशली लोकसभा, तो जो सरकार है वो लोकसभा से बनती है, क्योंकि वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव मतलब गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो ये कंसेप्ट अप्लाई होता है, और इसलिए कहते हैं कि सरकार जो है वो लोकसभा से बनती है। देन उसके बाद पुलिस गवर्न बाय लीगल एंड जुडिशियल कंट्रोल। मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी पुलिस का मेन काम क्या रहता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, तो वो गवर्न कैसे होगी, वो गवर्न होगी एक लीगल सिस्टम से। जैसे पहले आईपीसी हुआ करता था, ठीक है, इंडियन पिनल कोड। अभी अगर हम बात करें तो भारतीय न्याय संहिता आ गई, तो वो पूरे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड है जिसको पुलिस फॉलो कर रही है, प्लस साथ में जुडिशरी का कंट्रोल रहता है पुलिस के ऊपर। देन उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, एड्रेंस टू इंडिविजुअल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट अगर प्रमोट हो रहे हैं तो ये कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं किसके साथ लिंक करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर नोट लिखने के लिए आता है तो आप सिंपली पहले एक डेफिनेशन लिखना, देन उसके बाद अगर आप इसको मेंशन कर देते हो सेम एज इट इज ऐसे भी, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है दैट इज कि हम अपने संविधान को पढ़ेंगे, यानी कि हमारा संविधान जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बारे में हम कवर करेंगे। ये एक पूरा जो है वो हमारी पॉलिटी का, जैसे क्योंकि हमारी इंडियन पॉलिटी है उसका पूरा एक ब्रीफ जो है वो समरी है। कैसे, देखो सिंपल, अगर हम बात करें कि जैसे हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक फीचर्स वगैरह हो गए कि फेडरलिज्म क्या होता है, या फिर अगर हम बात करें यूनिटरी फीचर्स क्या हो गए, या फिर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फिर उसके बाद हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। देन उसके बाद पंचायती राज की बात करते हैं, या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हो गए उनके बारे में, देन उसका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो यही सब जो है वो पूरा हमें कवर करना है। तो ऑलमोस्ट इसमें सारा कवर हो जाता है, और इनके साथ साथ में एक और विंग आता है दैट इज़ जुडिशरी। तो ये जो कंसेप्ट है ना पूरा, लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये कैसे अप्लाई होता है, हमें कैसे याद करना है, इसमें सबसे पहले तो देखो वो समझते हैं। तो लेजिस्लेटिव विंग अगर हम बात करें तो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होती है पार्लियामेंट और साथ में प्रेसिडेंट। इवन जो प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। तो इसको कहते हैं हम लेजिस्लेटिव विंग, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, तीन ये हो गए। उसके बाद प्रेसिडेंट हो गया, देन पार्लियामेंट। ये हमने राज्यसभा और लोकसभा बात करी। अब उसके बाद एग्जीक्यूटिव विंग। तो एग्जीक्यूटिव विंग में एक तो याद रखना प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पर ना सीएजी को भी इंक्लूड किया जाता है, और साथ में प्रेसिडेंट। तो ये चार जो है वो आपके किस में आ गए, एग्जीक्यूटिव में आ गए। देन उसके बाद जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट स्टेट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये कंसेप्ट हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी का। लेकिन जब हम इन तीनों को कह रहे हैं यहाँ पर सिंपल, जब हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी को कह रहे हैं तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। जब ये वाला विंग अप्लाई हो रहा है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। बट लेकिन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को जब हम देख रहे हैं, इन तीनों को देख रहे हैं, तो दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इंडिपेंडेंट हो गया फेडरल फीचर, और इंटीग्रेटेड हो गया अगर हम बात करें यूनिटरी फीचर। तो इस तरह से ये ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो मैं आपको एक और छोटा सा फैक्ट बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। अब हमारे यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। तो मान लो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमने बात करी कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में तीन विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में हम यहां पर एक और को इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज प्रेसिडेंट। और ये तीनों मिलकर प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये बनाते हैं पार्लियामेंट। ये समझ आया मोहित, ये क्लियर हुआ? यस सर। बस ये स्ट्रक्चर मत भूलना कभी नहीं। यहां से हमें ये पता चला गया कि
कि प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। ये रहा यहाँ पे, इधर ये वाला स्पेस पे प्रेसिडेंट हो गए, फिर उस और ये कि बाहर क्या हो गई, ये तो पार्लियामेंट हो गई बाहर, और जुडिशरी ऐसे बाहर हो गई। बट लेकिन सारा का सारा किसके अंडर है, संविधान के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये जो यहां पर कंसेप्ट है ना, हम इसको कह रहे हैं ऐसे करके, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका मतलब हो गया एक तरह से जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के, बट लेकिन ये एक संविधान के अंडर भी है। तो दैट मीन्स कि ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, सबसे पहले इनके बीच में एक छोटा सा कनेक्शन लिंक करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की, लेजिस्लेचर का मेन काम क्या होता है, क्या काम होता है लेजिस्लेचर का मेन काम, कानून बनाना, कानून बनाते हैं। इस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। और ये चेक करना कि कानून सही बना या नहीं बना, ये किसके पावर होती है, जुडिशरी की। ठीक है, जुडिशरी में होते हैं जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का पार्ट किसकी रिकमेंडेशन पर, चीफ जस्टिस। सर क्वेश्चन समझ नहीं आता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जुडिशरी में जजेस को अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन कौन देता है जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर, सीजीआई सर। तो वो तो सीजीआई चीफ जस्टिस। कोलिजियम सिस्टम। यस सर। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेचर से नहीं पूछा जा रहा। ध्यान से समझना। बट लेकिन फिर हमने देखा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आजकल न्यूज़ में चल रहा है, तो हम इसको लिंक कर रहे हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, 99th अमेंडमेंट थी हमारे संविधान की, और ये जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी और कहा कि ये अपॉइंट करेंगे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें लेजिस्लेटिव विंग से भी होंगे, एग्जीक्यूटिव को ये रिकमेंडेशन देंगे, और देन जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। अभी क्या होता है, सिर्फ कोलिजियम सिस्टम नाम भेजता है और अपॉइंटमेंट हो जाती है। बट लेकिन फिर कहा गया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थोड़ी सी, तो दैट्स वाई जो है वो ये इशू जो है वो रेज हो रहा है। और अभी जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने, उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने हाईलाइट किया है कि रिव्यू किया जा सकता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया था। तो कानून किसने बनाया, इसने बनाया। अब यहां से एक कानून बन गया, कौन सा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट भी कर दिया, बट लेकिन फिर जुडिशरी को लगा कि नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट को इफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स उन्होंने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास ये पावर होती है कि कोई भी कानून, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है, तो देन उसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नल और वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन यहां पर, मान लो यहां पर जैसे कोई कानून है, उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या वो कानून खत्म हो जाएगा या रहेगा? मतलब कि वो जैसे कानून, मतलब एक बुक, ठीक है, एक जैसे गैजेट पर जो है वो छपते हैं, वैसे करके होता है। तो अब अगर वो, मतलब जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, तो ये स्टक डाउन कर दिया था, अब नहीं है, मतलब 2015 में कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या ये रहेगा? मतलब लाइक कि होगा पॉसिबल, लाइक कि कोई इसमें जो है वो कोई और स्कोप रहेगा कि ऐसा होगा कि वो संविधान, मतलब कानून खत्म ही होगा बिल्कुल, जो पार्लियामेंट ने बनाया था? सर बाद में सर रिव्यू हो सकता है सर उसके ऊपर। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। पहला फैक्ट आता है कि कौन सा पार्ट संविधान का, जो कौन सा पार्ट, जो जैसे कोई एक्ट है, कोई पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, उसका कौन सा पार्ट जो है वो, या कौन सा फीचर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ वही जो है वो चेंज होगा, या फिर वो उसको
जो है वो कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, रेस्ट इंप्लीमेंट हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि उस टाइम स्टक डाउन कर दिया, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानूनी खत्म हो गया, ये मतलब हो गया कि उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। हो सकता है फ्यूचर में जरूरत पड़ जाए, तो जब फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है तो उसको जो है वो क्या किया जा सकता है, अगेन रिवाइव या जो है वो किया जा सकता है। जैसे अभी अगर हम बात करें तो रिकंसिडर करेंगे, रिव्यू करेंगे अपनी जो जजमेंट उन्होंने दी थी 2015 में उसको, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो वर्डिक्ट होते हैं उनको भी दोबारा से रिव्यू कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कानून बना तो वो कानून एक बार अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो वो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, अभी उसका कोई ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बट लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर हो सकती है। बट लेकिन ये डिपेंड कि पार्लियामेंट खुद वो कानून वापस ले ले। अगर जुडिशरी ने उसको स्टक डाउन किया है तो फिर अभी उसकी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जरूरत हो सकती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, आपने इंदिरा स्वने केस के बारे में सुना होगा, 1992 में पढ़ा है, इस केस के बारे में सुना है? सुना तो है सर इसके बारे में। 10% रिजर्वेशन दी थी। हाँ जी सर, ईडब्ल्यूएस वाला 10%। था सर। तो हाँ, तो फिर यहाँ पर इंदिरा स्वने केस में क्या हुआ था कि जो 10% था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10% जो 50% वाली जो मतलब जो वो है एक रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी, तो इसको वॉलेट कर रहा है भाई, ये 60% हो गई है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो इक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट है वो इफेक्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पर स्टक डाउन कर दिया था 10% जो कोटा दिया जा रहा था, 10% रिजर्वेशन दी जा रही थी। बट लेकिन अभी अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% रिजर्वेशन गई है वो भी तो 60% पर चली गई। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा स्वने केस वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, दैट नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट सर अभी भी तो ये 50% ही है सर। अभी नहीं, क्योंकि सर जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है वो तो दी सर अनरिजर्व्ड से दी जाती है, तो वो मतलब 60% कैसे होगा? क्योंकि 50% तो दूसरी रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड करेगी ही नहीं, क्योंकि 27% उसमें ओबीसी है और 14% एससीज हैं और बाकी उसमें एसटीज इसमें ना का है। एक्सेप्शन रहती है। नहीं वही सर, तो, एक्सेप्शन में, हाँ जी मैं बात मान रहा हूँ आपकी एक्सेप्शन जैसे की। तमिलनाडु हो गया ना, हाँ जी, तमिलनाडु में तो एक्सीड करी है ना सर, वहां पे तो 60 कुछ है। हाँ, तो मैं उसके साथ ही लिंक कर रहा हूँ इसको, हाँ जी सर। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, ऐसे इंदिरा स्वने केस में कहा था कि 50% की जो कैप है वो क्रॉस नहीं होगी। बट लेकिन यहाँ पर जब 10% ईवीएस को दी, ठीक है, तो उसके बाद इंदिरा स्वने केस वाला ये चला था ना, सेम वहां पर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या कहा, क्योंकि इस बार 10% ईवीएस को देना जरूरी था, सुप्रीम कोर्ट को पता था कि जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएस जो आपका इंदिरा स्वने केस वाली जो वर्डिक्ट था उसको कहा कि वो हमारा वर्डिक्ट है, लेकिन संविधान में सरकार को इसे ये भी कहा गया है कि वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो ये जो ईवीएस को 10% दे रहे हैं ये वेलफेयर के उसमें दे रहे हैं, तो इसमें फिर ये 50% वाली कैप मैटर नहीं करती। तो इसलिए काफी बार ऐसा भी न्यूज में आया था कि इंदिरा स्वने केस में ऑलरेडी ऐसा हो रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान में मेंशन है हम उसको फॉलो करेंगे। तो मतलब इससे क्या मैं जो क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि जो इंटरप्रिटेशन का काम होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो जैसे अभी के टाइम पे, अगर जैसे उस टाइम पे 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टक डाउन कर दिया था, हो सकता है कि आज के टाइम पे उसकी जरूरत हो, ताकि जो जुडिशरी है वो और अकाउंटेबल बने, जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, क्लियर? नेहा मैम क्या बोल रहे हो आप? बट सर अब नहीं दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, मतलब सर मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने जैसे, मैं तो वैसे ओवरऑल एग्जामिनेशंस की बात कर रही थी, जो सिलेक्शंस होती हैं, उन्होंने बोला था ना कि अब अनरिजर्व में से नहीं दी जाएगी, मतलब जो जो सीट्स हाँ, एलोकेट हो रखी है जनरल कैटेगरी वालों को उसमें से नहीं दी जाएगी, वो मतलब ना अलग से एसटी ही को ना जाएगी। एसटी को। हाँ जी, हम्म, ये बोल रही थी। वही तो है ना, इसलिए ये फिर अगर ऐसा होता है तो वो 50% को जो है वो क्रॉस कर जाएगा।
सर बांग्लादेश में भी तो वो जो शेख हसीना वाला, वो भी यही कॉन्सेप्ट तो था, इसीलिए प्रोटेस्ट किया था ना वहां के बच्चों ने भी। फिर उसने मतलब ज्यादा रिजर्वेशन दे रखी थी उन्होंने, बिल्कुल तो सही। जनरल कैटेगरी वालों ने प्रोटेस्ट किया था, तो फिर उसने गोलियां चलवा दी थी ना, तो 1400 समथिंग स्टूडेंट्स मारे गए थे। 2009 की बात है, 2009-10 की। हाँ, तो सर हाँ उस केस में अभी उसको वो डेथ पेनल्टी साइन हुई है बिल्कुल। तो इसलिए 50% वाली जो कैप है वो 1992 में रखी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे और सारे चैलेंजेस भी चल रहे थे। बट लेकिन आज के टाइम पे वेलफेयर को प्रमोट करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए EWS की तरफ भी देखा गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स की हमारे संविधान के, कि हमारे संविधान में कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि हमारा संविधान जो है वो लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, कितने आर्टिकल्स है टोटल अभी? फोर 492। ओरिजिनली कितने थे? 395। पक्का? यस सर। कितने पार्ट्स है हमारे संविधान में अभी प्रेजेंटली? 20 20 22 22 25 है सर अभी। 25 कितने शेड्यूल है? 12 12 ओरिजिनली शेड्यूल कितने थे? 8 और पार्ट्स 8 कितने थे ओरिजिनली? 22 22। ठीक है, तो ये भूलना मत कभी। एक और, जो हमारा संविधान है ना, लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिंबल क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट। एलिफेंट है सर। ठीक है, और एलिफेंट याद रखना हेरिटेज एनिमल भी है, नेशनल हेरिटेज एनिमल। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं हमारे संविधान को लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि सर हमने सब जगह से बोरो किया है ना, तो इसलिए सबसे लंबा हो गया है। और सर टाइम प्रोसेस। और कितना हर चीज इसमें कोडिफाई की गई है, हर चीज। डिटेल्ड है, सिर्फ पावर नहीं मेंशन्ड है, पावर के साथ प्रोसीजर भी मेंशन्ड है। और हमारा संविधान सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी, तो स्टेट के प्रोविजन भी इसमें मेंशन्ड है। कितना टाइम लगा हमारा संविधान बनने में? सर 2 2 years साल 11 months 11 महीने 18 दिन। 18 दिन। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ना, उसकी फंक्शनिंग कितनी थी? सर मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया। कितने कितने टाइम तक उसने काम किया था? सर 114। एग्जैक्टली अगर संविधान को बनने में 2 साल लगे हैं, तो 2 साल तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने भी काम किया होगा ना। सिमिलर इतना ही। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। ठीक है, अब सिर्फ मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ 3। हम ये कहते हैं ना कि हमारा संविधान बोरिंग बैग है, तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल, मुझे बताओ फंडामेंटल राइट कहाँ से आ रखे हैं? यूएसए। अमेरिका। यूएसए। यूएसए। और DPSP? आयरलैंड। 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 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट वन, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूएसए। ब्रिटेन। सर ब्रिटेन। 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 यूके। बस 3 काफ़ी है, बाकी उसके बाद हम सारे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद है अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमारा संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। रिजिड मतलब स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट, फ्लेक्सिबल मतलब सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी अमेंडमेंट हो सकती है। तो मतलब जब जैसी जरूरत वैसा जो है वो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि हमारे संविधान का एक फीचर है, दैट इज अमेंडमेंट। ये जो अमेंडमेंट का कंसेप्ट है ना, आपको क्या लगता है कि हमें कौन सी संविधान, किस कंट्री से लेकर आए हैं इसको कि हम अपने संविधान को अमेंड कर सकते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अब यही कंसेप्ट ना हमारी सोसाइटी में भी है।
ब्रिटिश से पहले कौन आया था? मुगल्स, मतलब इस्लामिज्म आया, हमारी सोसाइटी रही, वी एक्सेप्टेड इस्लामिज्म, इस्लामिज्म हमारी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो गया। पूरे वर्ल्ड में ना जहां पर भी मुस्लिम है शिया सुन्नी है, बट लेकिन हमारे यहां मुस्लिम्स में भी कास्ट है। ब्रिटिशर्स भारत में आए, ब्रिटिशर्स ठीक है, वो उन्होंने हमें मॉडर्न एक तरह से अगर बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एजुकेशन हो गया, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन हो गई, बट लेकिन स्टिल जो उनके फीचर्स है ना वो हमारी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन करी तो जैसे मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, इस सब में क्या है कि हमारी सोसाइटी में चेंजेस, हमने वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, ये भी अमेंडमेंट का फीचर है। मतलब ये जो फीचर हमारी सोसाइटी का है ये अमेंडमेंट के साथ लिंक करता है कि जैसी जरूरत है ना हमने अपनी सोसाइटी को वैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसलिए हम स्टिल अभी भी एग्जिस्टेड है। इसलिए जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो मैक्सिमम कंट्रीज ये कह रही थी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे, ये बहुत छोटे छोटे कंट्रीज बने, बट लेकिन हमारी सोसाइटी का फीचर ही अमेंडमेंट का है कि वी एक्सेप्टेड ऑल। हमें लगा कि इंडियन यूनियन के साथ मिलना है तो विदाउट एनी एग्रीमेंट मिल गए। जो प्रिंसली स्टेट्स है वो भी तो इंडिया का पार्ट है, लगा कि भाई ये फीचर है हमारे यहाँ का, ये लोग कॉमन है, तो मिल गए, वी एक्सेप्टेड दिस। आज के टाइम पे बात करें तो डिजिटल रेवोल्यूशन, मॉडर्न इंडिया के बाद अगर कुछ पढ़ा जाएगा आज के 100 साल बाद तो दैट इज डिजिटल इंडिया। और डिजिटल इंडिया में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन सोसाइटी। अभी यूपीआई का एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं तो आप नोट करना, ठीक है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड ये इंक्रीज हुए, बट लेकिन यूपीआई के आने के बाद वो लोग, जैसे लोगों की जान जाती थी ना, चोरी करके लोगों को मार देते थे, पैसा अगर कोई लेकर जा रहा है तो उसको डर रहता था हमेशा कि यार मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, कोई डाकू लूट लेंगे, ये सब खत्म हो गया। अब बहुत रेयर ऐसे केसेस देखे जाते हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। तो जहां पर आपको यूपीआई के बारे में कुछ अच्छा लिखना है तो वहां पर आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूपीआई में अगर कोई पर्सन किसी को मार देगा तो वो उसको उसका पासवर्ड नहीं मिलेगा तो वो पैसा नहीं निकाल सकता। तो ये भी एक फीचर है, तो इस तरह से ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात करें अगर हम, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो यूके से हमने लिया। क्वेश्चन इज कि सबसे पहले जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये कौन से चार्टर एक्ट से आई थी? मैंने हिंट तो खुद ही दे दिया, आपको बताया ना कि वो चार्टर एक्ट कौन सा था जहां पर सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट रहा। देखो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट शुरू होता है अगर हम बात करें ऑलमोस्ट जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, जैसे कि डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट में भी अगर आपका ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, या फिर अगर हम बात करें दीवानी और निजामत थी तो उसमें भी थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थे, बट लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ तो वो 1858 से आता है। बट लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है ये कब से आया? ऑप्शंस देता हूं और इजी बनाते हैं, बट लेकिन आंसर सबका चाहिए। पहला है 1793, 1773, 1833, 1853 और एक लास्ट वन 1858। सर 1853 या तो 53 में या 58। सर 58 नहीं होगा, 53 होगा। 1853। 1773 में ना एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो कि काम करेगी। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कभी एक्सपेंशन होता गया, कभी उसके मेंबर कम करते गए, यानी कि गवर्नर जनरल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो काम करती रहेगी, कभी मेंबर बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे। बट लेकिन 1853 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई, एंड दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मीन्स मिनी पार्लियामेंट की पहली बार भाई भारत में कानून बनेंगे, लेजिस्लेटिव विंग बनेगा।
और ये 1853 से आ रखा है। एंड ये स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में पूछी गई है। क्लियर, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट उसके बाद जो फीचर रहता है वो रहता है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सिंपल है कि अगर पार्लियामेंट के पास जो है वो पावर है कानून बनाने की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, उस कानून को रिव्यू करने की। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया और ये रहा जुडिशरी। अब इसके बीच में इसको जुडिशरी को कैसे पता चलेगा पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है? सोचो, क्योंकि पॉलिटी में प्रैक्टिकल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोचने का काम है कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, जुडिशरी को कैसे पता चलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ या नहीं हुआ? सर वो प्रियम्बल प्रियम्बल को वो करेंगे। इंटरप्रिटेशन छोड़ो, इंटरप्रिटेशन तो तब करेगा ना जब जुडिशरी को पता चलेगा। जुडिशरी को पता कैसे चलेगा? जब कानून एग्जीक्यूट होगा तो उनको पता लग ही जाएगा ना। कानून, चलो लॉ बन गया, कानून की इंप्लीमेंटेशन हो गई, अब उसके बाद कैसे पता चलेगा? मान लो कानून बनाया गया रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट और उसकी इंप्लीमेंटेशन हो गई। अब इंप्लीमेंटेशन हुई तो किसी के फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुए। जब उसके फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुए तो आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है रिट्स, और इन रिट्स के थ्रू हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच करेगा। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए दो आर्टिकल आते हैं, एक आर्टिकल 32, मतलब आते तो बहुत सारे हैं बट लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट आते हैं, आर्टिकल 32 जिसमें मेंशन है रिट्स, और एक आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना हमारा फंडामेंटल राइट है अगर हमारे फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहे हैं। और आर्टिकल 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कोई कानून ऑर्डर जो है वो पार्लियामेंट या जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ने बनाया, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहा है या नहीं। अब इसमें यह भी कंसेप्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, तो उसको हम और आगे जब जुडिशियल रिव्यू को पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लेकिन यहां हम ये समझ रहे हैं कि कोई कानून इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद जब उसके इंप्लीमेंटेशन से किसी के फंडामेंटल राइट इफेक्ट हुए तो वो जाएगा फिर आर्टिकल 32 के को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास। देन वहां पर जो है वो फिर अगर हम बात करें फिर जुडिशरी जो है वो एक्टिव होगा और फिर जुडिशियल इंटरप्रेटेट करेगा, फिर वो देखेगा वॉलेट कर रहा है या नहीं। तो अगर वॉलेट कर रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। तो इसको कहते हैं लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। क्लियर, समझ आ गया? अब यहां पर ही एक और कंसेप्ट अप्लाई कर लो। कौन सा? कि जैसे आर्टिकल 13 है, यहां पर मान लो कोई कानून बना, अब उसका कोई एक पार्ट ही जो है वो वॉलेट कर रहा है, तो सिर्फ वो पार्ट कैंसिल आउट होगा, बाकी जो कानून है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा भी यहां पर अप्लाई हो जाता है। बट अभी के टाइम पे वही कानून जो है अभी लग रहा है कि वॉलेट कर रहा है, फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसको ऐसा नहीं है कि कैंसिल आउट कर देंगे, पार्लियामेंट को दोबारा नहीं बोलेंगे कि कानून बनाना है, तो फिर वो सिंपल रहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको भी अलाउ कर देगा इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है तो। देन उसके बाद है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट है, उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में मेंशन्ड है। और ये गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मुझे ये बताओ कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज आई हैं? स्वर्ण सिंह सर। स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और अमेंडमेंट कौन सी है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 76। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। ओरिजिनली कितनी थी? 10। अ सेकुलर स्टेट, यहां से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सेकुलर स्टेट,
तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सेकुलर का मतलब क्या हुआ। जहाँ पर आप सब धर्मों को बराबर बराबर नजर से देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स धर्मनिरपेक्ष, कि सभी धर्म जो है वो बराबर है। अब ये कंसेप्ट सेकुलर वर्ड ओरिजिनली हमारे संविधान में मेंशन था? नो सर। नहीं। नहीं ये लाइन याद रखनी है कि ओरिजिनली संविधान में सेकुलर वर्ड मेंशन नहीं है। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ? 42nd 42nd अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट। ठीक है, किस में ऐड हुआ? प्रेमबल। प्रियम्बल। प्रेम्बल में। इससे हमें क्या पता चलता है? कि प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। पहला पॉइंट। अब सेकुलरिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है और नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? सर पॉजिटिव वो होता है जहाँ पर हम मतलब स्टेट जो है वो रिलीजन के मामले में दखल दे सकती है। और नेगेटिव? और नेगेटिव जिसमें दोनों अलग अलग रह के काम करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन में। जैसे कि? और इंडिया में पॉजिटिव है। ओके, नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया फ्रांस और पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो गया इंडिया। अब देखो, जो ब्रिटेन है ना और जो यूएसए है, वो कह रहे हैं सेकुलरिज्म के केस में कि हम बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं जुडिशरी को, सिर्फ बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव को रिलीजन से। मतलब स्टेट में रिलीजन बिल्कुल सेपरेट है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, वो कहते हैं अलग बिल्कुल। अब उसके बाद जो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पहला आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि सभी धर्मों को एक्सेप्ट करना, किसी एक को नहीं, सभी धर्मों को। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए सभी धर्म एक बराबर है, किसी एक स्पेशल धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे। दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव, स्टेट बिल्कुल सेपरेट कर दे रहे रिलीजन को। फ्रांस में कंसेप्ट अप्लाई होता है कि स्टेट से चर्च का बिल्कुल सेपरेशन, किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो ये होगा नेगेटिव कंसेप्ट। यूएस यूके अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जाता है, बट लेकिन फ्रांस में किसी भी, वहां बिल्कुल सेपरेट है। तो ये दो कंसेप्ट ध्यान रखना रिलेटेड टू सेकुलरिज्म। देन उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मतलब हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? Everybody has a right to vote above the age of 18 राइट टू without वोट। any discrimination. ओके, मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके पास वोट डालने का अधिकार है। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट। पहला, क्या राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है? No sir. नो सर, इट्स अ लीगल राइट। राइट टू कास्टिंग वोट, इट्स अ फंडामेंटल राइट और नॉट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। राइट टू कास्टिंग वोट, इट्स आर moral duty Yes sir. to promote representative form of government. अब नेक्स्ट जो थर्ड बेसिक फैक्ट है, पहले जो है वो वोट डालने की एज 21 साल हुआ करती थी। फिर उसके बाद 18 कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से की गई थी? 66th sir. सर 69। 61 no 61st अमेंडमेंट हमारे संविधान की 1988. 1988 का एक्ट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1989 से हो रखी है। यहाँ पर दो चेंजेस हुए। पहला, वो डालने का जो एज है वो 21 से 18 साल कर दी गई। फिर दूसरा, 1989 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, उसको बना दिए, दो और उसमें ऐड कर दिए और ये बन गए 3 मेंबर बॉडी। अब एक पॉइंट और, हमने क्यों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट प्रमोट किया?
इक्वेलिटी सर। इक्वालिटी और वाइडर रिप्रेजेंटेशन, ताकि हर सेक्शन का पार्टिसिपेशन रहे। थर्ड वन, कोई और पॉइंट किसी के माइंड में है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को क्यों हमने प्रमोट किया? सर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी विलेज ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे उस टाइम पे बात करें लाइक कुछ भी जो है वो मैटर कर सकता है। और इंडिया यंग नेशन है, तो जो यंगस्टर्स है, तो एक अच्छा मतलब एक वोटर लिस्ट भी हमें चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। अब अगर 18 साल का कोई बच्चा अगर वो वोट डालने के लिए जा रहा है तो दैट मीन्स थोड़ी बहुत मेचोरिटी उसमें है। तो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो हमारा जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एटलीस्ट वो सिस्टम को देखता है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन बन रही है। तो एक ये भी कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर प्रमोट होता है। और साथ में एक और ध्यान रखना कि 18 साल के जो वोट डालने का अधिकार है, इसमें इक्वालिटी इसलिए है क्योंकि एक चाहे वो रिच पर्सन है, अंबानी जी की वोट का पावर भी उतना ही है एक ही, और हमारी भी कॉमन आम आदमी की भी उतना ही। तो इस तरह से ध्यान रखना, दैट मीन्स कि इक्वालिटी भी प्रमोट यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। तो यूके का ये कंसेप्ट है, यूके से हम लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पर सिंपल है कि कोई किसी भी स्टेट में रह ले वो है इंडियन सिटीजन ही। इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे कि जिनके आर्टिकल संविधान में मेंशन्ड है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, ताकि जो गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। देन उसका इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बताओ इनके आर्टिकल्स। सर 352, आर्टिकल 352, 356 आर्टिकल 356, और 360। 360। अब क्वेश्चन बदलते हैं, क्या नेशनल इमरजेंसी वर्ड हमारे संविधान में मेंशन्ड है? नो। क्या सर मेंशन्ड है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस। प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। इसके दो ग्राउंड है, एक तो इटसेल्फ आर्टिकल 356, दूसरा आर्टिकल कौन सा है? सर दूसरा है 65 सर। 365। 365। ओके। और 365 में बोला क्या गया है? कि अगर स्टेट जो है वो सेंटर की बात नहीं मान रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा। सेंटर की डायरेक्शंस। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अभी तक क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? नो सर। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 3 times. कब कब? ठीक है। कब कब लगी है अभी तक नेशनल इमरजेंसी? 1975। 1975। तो जब चाइना के साथ वॉर हुई थी। 1965 इंडिया पाक वॉर, और 1972 दो इंडो पाक वॉर है, और एक 1975 की इंटरनल इमरजेंसी, दो लगी थी एक्सटर्नल इमरजेंसी की वजह से। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कौन सी स्टेट में लगा है? ऑप्शंस देता हूं, मणिपुर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। मणिपुर। हाँ, सर मणिपुर में तो सबसे ज्यादा बार लगा है ना प्रेसिडेंट रूल। मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार लगा है। सर ये सर लैंड रिफॉर्म्स के टाइम पे तो नहीं था कुछ? पहली बार प्रेसिडेंट पंजाब। रूल पंजाब में सर लगा। मुझे लग रहा है पंजाब।
पंजाब में लगा है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, पंजाब में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा। तो ऑलमोस्ट उसके बाद अगर हम बात करें 3 टायर गवर्नमेंट, ये सेंटर स्टेट या आप इसको जिला परिषद, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज लेवल, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। मतलब 3 टायर गवर्नमेंट यानी कि विलेज पंचायत, परिषद और काउंसिल। देन उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन सी अमेंडमेंट से आई है? सर 97। 97 अमेंडमेंट से, ईयर 2011। 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड हुई थी। कौन सा आर्टिकल था? 43B। 43B। आर्टिकल 43B। ओके, तो अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि हमारा संविधान बना किस तरह से और कैसे ये संविधान का कंसेप्ट आया। तो ये उस टाइम की कंस्टिट्यूएंट असेंबली है जहाँ पर जो है वो संविधान को लेकर बातचीत हो रही थी और संविधान को लेकर डिबेट डिस्कशन हुए हैं। संविधान जब इंट्रोड्यूस जो बी आर अम्बेडकर जी है उन्होंने जो है वो संविधान की जो प्रोविजंस उनको मेंशन किया, डिबेट उनके ऊपर हुई, वो सब यहाँ पर मेंशन है, वो सब सारा जो है वो यहाँ पर चलता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप एक मतलब बेसिक सा कंसेप्ट देखते हो तो 1934 में ना एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए सबसे पहले। उनका नाम क्या था? एम.एन. रॉय। और इनका पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मनबेंद्रा। क्योंकि ना एक बार ये यूपीएससी में पूछा गया है। मनबेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय, जो कि क्या थे, कम्युनिस्ट थे या सोशलिस्ट थे? कम्युनिस्ट। और इन्होंने सबसे पहले कहा कि संविधान होना चाहिए। देन उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया कि संविधान होना चाहिए। फिर 1938 में पंडित नेहरू जी ने कहा कि संविधान होगा, संविधान चाहिए, लेकिन ऐसा संविधान चाहिए जो हमारा खुद का हो, हम उसको खुद बनाएं, बाहर से कोई भी, आउटसाइड कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, आउटसाइड कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा संविधान हमें चाहिए। तो पहले अगर हम बात करें, सिर्फ हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं अभी शुरू में, तो ऑलमोस्ट आप देखते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक थी मॉडरेट फेज। और इस मॉडरेट फेज में हमने क्या कहा? हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, हमें जो संविधान ब्रिटिश सरकार दे रही है उसमें रिफॉर्म्स करे। और वो रिफॉर्म से क्या इंश्योर होगा? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, सिंपल, इतना सा बस ध्यान रखना। 1885 से लेकर 1905। एक और पॉइंट है, देखो हम ना हर, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमने 1934 को लिंक किया, हमने फिर उसके बाद 1885 से 1905। मैं अगर चाहता तो आपको डायरेक्ट ही बता देता इसके बाद कि इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आ गई, वो सब डिबेट हमने कर दिया। बट लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बैकग्राउंड दे रहे हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर होगा हम उसको एक बेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 1885 से लेकर 1905 के बीच में जो हमारा संविधान था, जो ब्रिटिश सरकार लेकर आई, हमने बस उसमें कहा कि रिफॉर्म्स करो सर, और हमें थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमने ये डिमांड कर दी कि हमें ऐसा चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद 1905 से लेकर 1990 तक अगर हम बात करें तो रिफॉर्म्स की बात तो हमने की, बट लेकिन रिप्रेजेंटेशन के साथ हमने कहा कि डोमिनियन स्टेटस दो भाई हमें। तो इसके बीच में डोमिनियन स्टेटस चला, कि डोमिनियन स्टेटस वाली डिमांड थी कि ठीक है, जैसी अदर जो आपकी लाइक जैसे अदर कॉलोनीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वैसे जैसा वहाँ पर चल रहा है वैसे लिमिटेड ऑटोनॉमी हमारे पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद 1919 से लेकर अगर हम बात करें 1947 तक,
तो एक कंसेप्ट चलता है दैट इज स्वराज। ऑलमोस्ट 37 नहीं, हम इसको कहेंगे 1919 से लेकर 1934 तक एक कंसेप्ट चलता है स्वराज का। 47 भी छोड़ देते हैं। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, सेल्फ रूल लाइक अदर कॉलोनीज, सेल्फ रूल लाइक कि हमारे पास ऑटोनॉमी हो, हम जो है वो सरकार चलाए। तो देखो रिप्रेजेंटेशन से शुरू हुआ था, अब क्या मांग रहे हैं, स्वराज मांग रहे हैं। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का जो पूरा फेज है वो चलती है। फिर उसके बाद 1934 में जब एम एन रॉय ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो 1934 तक हमें ये समझ आ गया था कि भाई बाहर से कानून बन के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहीं पर बनना चाहिए। फिर 1938 में नेहरू जी ने कह दिया भाई जब यहीं पर बनेगा तो आउटसाइड के इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, हम खुद बनाएंगे अपने आप। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1938 के बाद हमने क्या बोल दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो जब 1939 में वर्ल्ड वॉर टू चली, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुई, तो जब ब्रिटिशर्स ने कहा ना कि भाई इंडियंस कोऑपरेट करो हमें, तो हमने कहा, जो हमारे यंगस्टर्स थे, नेहरू जी, उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहले पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फिर ही सपोर्ट करेंगे। तो वो यहां से इस तरह से लिंक हो जाता है। अब 1934 से 38 के बीच में एक ईयर आता है 1935, जिसमें आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें बात की गई ऑल इंडिया फेडरेशन की। बाहर से बनकर आए कानून, और हमें क्यों ऐसा लग रहा था कि बाहर से कानून बनकर नहीं आने चाहिए, क्योंकि भाई हमने साइमन कमीशन को भी तो देखा। साइमन कमीशन तो आया इसलिए था ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसमें जो रिकमेंडेशन, जो चेंजेस करने हैं उसको सजेस्ट करे और फिर चेंजेस हो। तो देखो बहुत ध्यान से समझना है इसको कि 1938 में क्यों नेहरू जी ने ये कहा कि अपना खुद का संविधान विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस बनाएंगे। 1927 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1929 यूके में रिपोर्ट रखी उसने। पहली बात तो 7 मेंबर थे, कोई भी इंडियन नहीं था। 1929 में रिपोर्ट रखी, रिपोर्ट रखने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी कहाँ पर हुई, लंदन में। अगर वो भी दिल्ली में करवा लेते ना तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते कि चल ठीक है भाई दिल्ली में हो रही है तो बातचीत कर लेंगे, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 में जो भी डेडलॉक क्रिएट हुआ कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं। 1935 में सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। उसके बाद आप चेंज देखना, 1938 में तो हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, बट लेकिन 1936 में इलेक्शन हुए थे प्रोविंसेस के, और उन प्रोविंसेस के इलेक्शन में जो हमारी आईएनसी है उन्होंने सरकार बनाई। तो जब सरकार बनाई और 2 साल तक सरकार चली तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। तो फिर 1938 में हमने भी कहा कि भाई अब तो सरकार में, प्रोविंसेस में सरकार चला रहे हैं और कानून बनकर आ रहे बाहर से, तो भाई कानून भी खुद का ही हो तो ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ज़्यादा समझ आएगा कैसे काम करना है। तो इसलिए इसको आप साथ में लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये पता चल गया था, ये समझ आ गया कि कानून बनाना है, ठीक है, कानून अपना खुद बनाएंगे। फिर धीरे धीरे ये भी समझ आया कि कानून बनाना कैसे है, कैसे कैसे काम होगा। तो हमने क्या किया, हमने सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर दी। देन उसके बाद 1945-46 में एक मिशन आया जिसका नाम है कैबिनेट मिशन, जिसके अंडर अगर हम बात करें कंस्टिट्यूंट असेंबली बनी, कैबिनेट मिशन प्लान, कंस्टिट्यूंट असेंबली बनी, और इस कंस्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया हमारा संविधान। ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बट लेकिन इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक फीचर और भी है। वो फीचर कैसा है कि ये जो कंसेप्ट है ना रूल्स एंड रेगुलेशन का, ऐसा नहीं है ये पहले नहीं था। मुगल टाइम पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, चाहे वो रिलीजन ही होता था, बट लेकिन रिलीजन के अकॉर्डिंग काम करते थे। बट लेकिन रिलीजन को भी एक तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हाफ ब्रदर कहा जाता है, क्योंकि आधे अगर हम बात करें ना लाइक ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी चैलेंजेस होते हैं आधे तो हम इसलिए फॉलो नहीं करते, इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि भाई ये हमारे रिलीजन में गलत है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर हम ये कहते हैं ना कि संविधान से हमारा रिलीजन है, राइट टू रिलीजन, ठीक है वो सही है, बट लेकिन हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसकी मदद भी करता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अब हमें एग्जैक्ट हर रूल नहीं पता होगा, बट लेकिन अगर हम जैसे सोसाइटी के जो रूल्स है वो हमें पता होंगे, तो जब हमें पता है कि यार नहीं यार ये करना गलत है, ऐसे यहाँ पर मेंशन है, तो हम नहीं करेंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पर लिंक हो जाता है। अब उसके बाद देखो
मुगल टाइम पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, बट लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए 1600 में, तो वो ट्रेडिंग कंपनी की तरह आए थे, और ऑलमोस्ट 1765 तक वो एक ट्रेडिंग कंपनी थे, उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स करी। बट लेकिन 1765 में पहली बार उन्होंने भारत के किसी एक रीजन पे कंट्रोल कर लिया, दैट इज बंगाल। उसके बाद से 1765 से लेकर 1858 तक चलता है कंपनी रूल, जिसमें कंपनी रूल करती है। अब कंपनी इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन, कंपनी जो है वो ब्रिटेन का पार्ट है। पहला पॉइंट, दैट मीन्स कि कंपनी की कोई टेरिटरी ब्रिटेन की टेरिटरी। तो 1858 के बाद ये जो कंपनी की टेरिटरी थी ये ब्रिटेन की टेरिटरी बन जाती है, और इसके बाद चलता है रूल ऑफ लॉ या फिर क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में हमारे पास थोड़ा सा इजी हो गया रिप्रेजेंटेशन मांगना, हमने रिप्रेजेंटेशन मांगनी शुरू कर दी। रिप्रेजेंटेशन, रिफॉर्म्स, ये दोनों हमारे जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद नेशनल लेवल पर और ज़्यादा प्रमोट हो रही थी, यानी कि 1885। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पर 1853 में लेजिस्लेटिव विंग आया, लेजिस्लेटिव विंग में रिप्रेजेंटेशन बनी। अगर लेजिस्लेटिव विंग में, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन के लोगों की जाएगी, तो वो कंसेप्ट क्या बनेगा, गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। कानून कौन बना रहा है, हमारे लोग, जो वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। और स्टिल आज भी यही प्रिंसिपल चलता है। हम देखते हैं कि जो एमपी है सेंटर में, वो कानून बनाते हैं, वो क्या है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पूरा चार्ट इस तरह से चलता है। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हेल्प रहेगी। इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक्ट में क्या क्या फीचर मेंशन्ड है। जैसे 1784 का पिट्स एक्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहली बार कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है भारत में, वो है ब्रिटिश पोजेशन। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम बात करें 18 चार्टर एक्ट 1833, तो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस बिल्कुल खत्म कर दिया था, वो सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। चार्टर एक्ट 1853, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो बन गई। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, पावर ट्रांसफर हुई, रूल ऑफ लॉ शुरू हुआ, और क्राउन रूल भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 1861 का एक्ट आता है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट आता है, और 3 इंडियंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। देन उसके बाद 1892, इसमें याद रखना इलेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, और पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे 1892 में। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि भाई 1892 में हमने इलेक्शन की डिमांड कर दी थी, तो हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन मिले थे। फिर उसका 1909, ये थोड़ा सा एक ऐसा एक्ट है जिसमें कॉमनल डिवीज़न की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो मुस्लिम को दिए गए थे। उसके बाद 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात भारत में की गई थी। फिर उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात यहाँ पे की गई, और 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें भारत आज़ाद हो जाता है। तो ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सबसे पहले तो याद रखना कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 में बनाई थी। इसकी पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये डेट याद रखना। टोटल वुमेन की अगर हम बात करें तो 15 मेंबर। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी सीट्स थी टोटल? 389 सीट थी इसमें, गुड, ठीक है। और इसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे दैट इज राजेंद्र प्रसाद, और सबसे पहले किसको अपॉइंट किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। टोटल सेशंस इनके 11 हुए थे। संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और जो फाइनल जो लास्ट मीटिंग थी वो थी 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को किसको इलेक्ट किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति बने थे
24 जनवरी 1950। फिर 25 जनवरी को कौन सा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी, इसलिए इस डे को वोटर्स डे भी कहते हैं। ठीक है, और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट अभी है। देन उसके बाद कंस्टिट्यूंट असेंबली में अगर हम बात करें तो 289 मेंबर्स थे, जिसमें 296 प्रो जो है वो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, और 93 अगर हम बात करें प्रिंसली स्टेट से थे। फैक्ट है, सिंपल याद रखना। देन उसके बाद प्रोविजनल सीट्स जो थे 296 थी, इसमें से 292 याद रखना वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 4 जो है वो जो आपके जो गवर्नर वाले जो रीजन थे उनसे, चीफ कमिश्नर जो प्रोविंसेस थी वहाँ से। 93 प्रिंसली स्टेट्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स से थे वो नॉमिनेशन के थ्रू आ रहे थे, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे वो इलेक्टेड के थ्रू। तो मतलब जो कंस्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें जो सीट एलोकेशन है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थी, और 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर जो है वो देखी गई थी। कम्युनिटी अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे कि अगर हम बात करें सीट्स कैसे डिवाइड की गई थी, तो याद रखना मुस्लिम, सिख और जनरल, इस तरह से यहाँ पर डिवाइड किए गए थे सीट्स। देन उसके बाद इलेक्शन मेथड अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट था। मतलब क्या है, जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें कंस्टिट्यूंट असेंबली क्या हुई, पार्लियामेंट, बट लेकिन पार्लियामेंट में आज तो एमपी हम इलेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम पे ये जो 389 मेंबर्स थे ये कैसे इलेक्ट हुए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। इनको इलेक्ट किया था प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट से सिर्फ नॉमिनेशन के थ्रू मेंबर्स बन रहे थे। देन उसके बाद ये जो है वो वुमेन है, मतलब जो कि कंस्टिट्यूंट असेंबली में थी, तो राजकुमारी अमृत कौर का ध्यान रखना, ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर है और फर्स्ट वुमेन वेलफेयर लीडर है। और दुर्गाबाई देशमुख याद रखना, लॉयर, सोशल रिफॉर्मर और मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन भी ये थे। याद रखना प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1950 में हो रखी है, हमने इसको इकॉनमी में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जिनका नाम आपको याद रखना है सुचेता कृपलानी, जो कि पहले अगर हम बात करें बाद में उत्तर प्रदेश का सीएम भी बनते हैं। और रेणुका रॉय, ये एडवोकेट फॉर, इन्होंने मतलब बहुत काम किया है स्पेशली फॉर द वुमेन राइट, एडवोकेट्स फॉर वुमेन राइट। देन उसके बाद आपको याद रखना है अमू स्वामीनाथन, जो कि लीडर इन वुमेन्स मूवमेंट थी। और कमला चौधरी, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेटर। सरोजिनी नायडू का याद रखना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फ्रीडम स्ट्रगल में भी, और रिनोड पोइट। और विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम याद रखना, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन यूएन प्रेसिडेंट है। और लीला रॉय, बंगाल की ओनली फीमेल मेंबर। तो इस तरह से ये याद कर सकते हैं, टोटल है 15। कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर उसके बाद लास्ट एट द एंड बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में।